नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज। ठीक है, तो फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है और इस चार्ट को याद अगर हम करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी कि बैंक्स हैं और नॉन बैंक्स हैं, दो चीज़ें। अब बैंक्स में भी दो प्रकार की चीज़ें हैं, कमर्शियल और कोऑपरेटिव्स। ठीक है, कमर्शियल में पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, डिफरेंशियल बैंक्स। डिफरेंशियल बैंक्स में दो तीन तरीके के बैंक्स हैं, आरआरबीज, लोकल एरिया बैंक्स, एसएफबीज और पेमेंट बैंक्स। ठीक है, तो डिफरेंशियल बैंक्स में यहाँ पे आते हैं। कोऑपरेटिव्स में क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव है, स्टेट कोऑपरेटिव है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्स हैं और पीएसीज हैं। ठीक है, और ये शेड्यूल या नॉन शेड्यूल हो सकते हैं, सिंगल और मल्टी स्टेट भी हो सकते हैं। नॉन बैंक्स में हम देखेंगे एआईएफआईज हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक्सिम, नबार्ड, एनएचबी, सिडबी और अभी नैबफिड बना है नया नया। इसके बाद एनबीएफसीज हैं जैसे एलआईसी, मुद्रा एटसेट्रा। बैंकिंग सेक्टर पहले प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका एक रनिंग रेफरेंस मैं लूंगा क्योंकि बैंकिंग हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, उसके कमर्शियल बैंक्स 1707 में पहली हिंदुस्तान कलकत्ता में बैंक बनी थी, बाद में इलाहाबाद बैंक बनता है, फिर पीएनबी 1894 में लाला लाजपत राय इसको हेल्प किए थे बनने में। फिर हिल्टन यंग रॉयल कमीशन आता है इंडियन करेंसी पे, वो सेटअप करता है सेंट्रल बैंक और रेगुलेट करता है बैंकिंग सेक्टर को। फिर 1934 में वाइसरॉय विलिंगडन के टाइम पे आरबीआई एक्ट आती है। पहला गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ हैं और इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे जो 1943 में बनते हैं। फिर 1948 में आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट आता है जिससे हम लोग इंडियन गवर्नमेंट ओन करने लगती है। फिर 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आता है, आरबीआई नेशनलाइज हो जाता है। अब ये लाइसेंस दे सकता है टू कंपनी टू ओपन बैंक्स, परमिशन दे सकता है बैंक को ओपन करने के लिए ब्रांचेस, प्रिस्क्राइब कर सकता है ऑडिटिंग और लिक्विडिटी नॉर्म्स एक्सेट्रा। ठीक है, 5 ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर, 16 नॉन ऑफिशियल्स होते हैं। गवर्नर डिप्टी गवर्नर सिलेक्ट होते हैं बाय कमिटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। अब कुछ टर्म्स होते हैं, कैपिटल जो भी हमने पैसे लगाए वो कैपिटल कहलाया, एसेट्स जो है वो रिसोर्सेज जो भी यूज किए प्रोडक्शन में, इनकम जनरेशन में। टर्नओवर क्या आता है, सेल्स फ्रॉम द बिजनेस, और प्रॉफिट क्या होता है, टर्नओवर घटाते हैं, मतलब टर्नओवर में से हम एक्सपेंसेस घटाते हैं। तो आरबीआई के फंक्शन हमें तो पता ही है क्या चीजें हैं। बैंकिंग कंपनी के फॉर्मेशन के लिए पहले क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे कंपनी एक्ट के अंतर्गत, फिर डॉक्यूमेंट देंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर शेयर इशू करेंगे मनी लाने के लिए, कुछ पेड अप और ऑथराइज्ड कैपिटल होगा। पेड अप कैपिटल जो हम सबसे पहले कैपिटल लगाते हैं, और फिर ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जितनी हमें अलाउड होगी। ठीक है, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, जो हमने ये इशू किए थे शेयर, और तो जितने ने सब्सक्राइब किया और जितने पैसे हमने उस शेयर इशू करके मंगाए वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। एक और बात है कि कंपनी जिसकी 5,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है वो बैंक के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है, ये आरबीआई ने रूल लाया है। अब वन टैप लाइसेंसिंग भी है, पहले था कि स्टार्ट एंड स्टॉप मॉडल था कि एक बार 2013 में खुल गया तो उसके बाद आपको 2013 में कुछ बैंक्स ओपन करने की परमिशन मिल गई, फिर अब आरबीआई 2020 में खोलेगा, ऐसे स्टार्ट एंड स्टॉप मैकेनिज्म था। लेकिन अब वन टैप लाइसेंस है, जब भी आप बैंक खोलना चाहते हैं आप बताइए, आप लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कीजिए। शेड्यूल्ड बैंक क्या है और नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या है, इसमें डिफरेंसेस देख लेते हैं। शेड्यूल्ड बैंक की जो सीआरआर है वो आरबीआई के ऑफिस में होती है और इसकी सीआरआर अपने वॉलेट में डालनी पड़ेगी। ये एलिजिबल होता है आरबीआई से बोरो करने के लिए, और जो नॉन शेड्यूल है उसमें डिस्क्रिप्शन होगी आरबीआई की। इनको इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं शेड्यूल के, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक में एसबीआई, एक्सिस वगैरह है, और सहकारी बैंक्स जो डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में है। तो प्राइवेटाइजेशन दो बार हुई। ठीक है, 1969 में एक बार नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक होता है 14 बैंक्स का, फिर 1980 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक राउंड 2 होता है 6 बैंक्स का। ठीक है,
भारतीय महिला बैंक अभी ये मर्ज कर दिया गया एसबीआई के साथ, तो उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। मर्जर और प्राइवेटाइजेशन दो तरीका किया जा रहा है कंसोलिडेट करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। एक वो यूटीआई बाद में प्राइवेटाइज होकर एक्सिस बैंक बनेगी, ये थोड़ी सी एक इन्फो है, ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। आईडीबीआई जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये हमें याद रखनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका सारा जो शेयर है वो एलआईसी को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन एलआईसी तो खुद गवर्नमेंट ओन्ड है, आजकल आईपीओ निकाल चुकी है, तो प्रोबेबली वो गवर्नमेंट ओन्ड ना रहे, इसलिए उसको प्राइवेट सेक्टर बैंक मान लिया गया है। पीजे नायक कमेटी आता है 2014 में, वो गवर्नमेंट मतलब गवर्नेंस ऑफ बैंक के बारे में बात करता है, बोलता है एक बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी लाइए और सारे मेजोरिटी शेयर्स उसको दे दीजिए, वो डिसाइड करेगा एसबीआई, पीएनबी, बीओबी के सारे फंक्शंस को। अब नरसिम्हन कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे थोड़े से देखते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल को रिड्यूस कीजिए, ब्रांच एक्सपेंशन को लिबरल कीजिए 25% की रूरल मैंडेट के साथ, नए प्राइवेट बैंक्स को दीजिए जगह आने के लिए। 2013 में बंधन बैंक और आईडीएफसी बनता है। फॉरेन बैंक्स को भी अलाउ कीजिए, लेकिन रेसिप्रोकल बेसिस के साथ, कि अगर वो इंडिया में अपना खोलते हैं ब्रांच, तो आप भी एसबीआई या पीएनबी या कोई भी बैंक जाके वहां पे ब्रांच खोले। 4 टियर्ड बैंकिंग सिस्टम की बात की थी, हेडलाइन बाई 3 मेजर बैंक, ठीक है। रूरल बैंकिंग में फोकस कीजिए, डिक्रीज कीजिए ऑब्लिगेटरी और इन्वेस्टमेंट या फ्री कैपिटलाइजेशन, इस सारी चीजें को थोड़ा लिबरलाइज करने की बात की गई थी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात की गई थी, ठीक है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ऑन टैप लाइसेंस है 2016 से, ठीक है। डेडलाइन नहीं है एप्लीकेशन की, कभी भी आप कर सकते हैं। 500 करोड़ की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, यानी आपकी खुद की कैपिटल होनी चाहिए, प्लस कंट्रोल किया जाए इंडियन के द्वारा, ये भी बात है। उसकी बाहर यानी फॉरेनर कोई आके ऐसे नहीं खोल ले, फॉरेन ही एंटिटी कम्प्लीटली नहीं खोलेगा, रेजिडेंट इंडियन ही खोलेगा जिसको 10 साल की बैंकिंग एक्सपीरियंस होगी। 25% की ब्रांचेस जो है वो रूरल इंडिया में खुली होनी चाहिए। आरबीआई की पीके मोहंती कमेटी आई थी, इसने कहा था कि लार्ज कॉर्पोरेट्स और लार्ज एनबीएफसीज को भी एंटर करने के ऑप्शन दिए जाए, जिसके अंतर्गत एनबीएफसीज आए थे, ठीक है। तो जो पीके मोहंती कमेटी है एनबीएफसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉरेन बैंक से कुछ खासा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसमें। डिफरेंशियल बैंक्स हैं, मतलब यूनिवर्सल बैंक क्या है, वो ओपन कर सकते हैं ब्रांचेस को कहीं भी। आफ्टर ओपनिंग 25% ब्रांच अनबैंक्ड रूरल एरियाज में खोलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। जैसे एसबीआई या एक्सिस है, बहुत टाइम ऑन डिमांड डिपॉजिट लेते हैं, ये लोन 40% पीएसएल के लिए क्वालिफाई करते हैं। और डिफरेंशियल बैंक में क्या है, ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन होगा। एक लोकल एरिया बैंक है, इसका एग्जांपल एक आरआरबी है। पेमेंट बैंक एक्सेप्ट कर सकते हैं 2 लाख का बैलेंस पर कस्टमर पर ईयर। एसएफबी आरआरबी को 75% का पीएसएल लगता है, और पेमेंट बैंक तो लोन दे ही नहीं सकती। आरआरबी कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन आई थी, नरसिम्हन कमेटी 1970 में। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1 की बात कर रहे थे ये। तो 1976 में आरआरबी एक्ट आती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सॉरी। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होती है यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक पे, तो हाँ होती है। रीजनल रूरल बैंक्स पे होती है, प्लस आरआरबी एक्ट भी लगता है, ठीक है। सीआरआर एसएलआर यूनिवर्सल बैंक्स पे लगती है, जी हाँ लगती है, और रीजनल बैंक्स पे भी लगती है, बट उनके जो रेशियोज होंगे उसमें थोड़ा चेंज होगा। पीएसएल के लिए यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक्स पे 40%, उसके लिए 75%। प्रेजेंस इसका ऑल इंडिया या अब्रॉड में भी हो सकता है। इसमें फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं आरआरबीज। वोटिंग पावर क्या है, अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डिंग है। लेकिन अब क्या है कि जो रीजनल रूरल बैंक्स में उनमें वोटिंग पावर चेंज हो जाता है। एक स्पॉन्सर बैंक होती है जिसकी 35% की वोटिंग पावर होती है, और 15% की वोटिंग पावर स्टेट की होती है, और यूनियन की 50% की वोटिंग पावर होती है, ठीक है।
आरआरबी थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंट है नाबार्ड पे और स्पॉन्सर बैंक लोन्स पे फॉर रनिंग देयर ऑपरेशंस, क्योंकि उनका खुद का डिपॉजिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है। आरआरबी एक्ट 1976 में आता है और अमेंडमेंट होती है 1976 में अमेंडमेंट होती है 2015 में, और अलाउ करते हैं एडिशनल कैपिटल फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर भी। मर्जर करने की बात करते हैं आरआरबी को और यूनियन स्टेट या स्पॉन्सर बैंक से और पैसे लेके और क्रेडिट देने की बात करते हैं। लोकल एरिया बैंक क्या है? मैक्सिमम 3 जियोग्राफिकली कंटिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकते हैं वो, एक अर्बन सेंटर होगा पर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत रेगुलेट होते हैं, उसी के अंदर लाइसेंस भी हैं ये। और नॉन शेड्यूल है तो सीआरआर अपने ही ऑफिस में रखनी पड़ेगी, 40% पीएसएल लगेगी इन पे। आई एम सॉरी 40% पीएसएल नहीं है, एक बार मैं देख के बताता हूँ, थोड़ा कंफर्म करता हूँ, मैं भूल गया। 40% पीएसएल आई फॉरगॉट दैट। या लोकल एरिया बैंक के लिए 40% ही है, 75% है बाकी एसएफबीज के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे आती है। पेमेंट बैंक जो है वोडाफोन एम पेसा जो कीनिया में लगाया गया था उसके बेसिस पे इसको प्रोलिफरेट करने की बात की गई इंडिया में। कॉमन फीचर्स क्या है कि सीआरआर और एसएलआर पे लगता है, बेसल 3 नॉर्म्स भी लगता है, फॉरेन शेयर होल्डिंग 49% ऑटोमेटिक से, 74% अगर होगा तो गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा। आरबीआई का विंडो ऑपरेशन एक्सेस कर सकता है, आरबीआई की बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम में जा सकता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड, पेंशन, इंश्योरेंस, फॉरेन करेंसी विद परमिशन फ्रॉम रेगुलेटरी सारी चीजें कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड को जब सेल करेगा तो सेबी के रेगुलेशन लगेंगे, पेंशन को सेल करेगा तो पेंशन देगा तो एसपीएफ आरडीए का रेगुलेशन लगेगा, इंश्योरेंस लेगा तो एयरडाई का रेगुलेशन लगेगा। एसएफबी में 25% ब्रांच अनबैंक्ड रूरल एरिया में होना चाहिए, पेमेंट बैंक में 25% एक्सेस पॉइंट रूरल एरिया में होना चाहिए। डिफरेंशियल फीचर्स क्या क्या हैं? एसएफबीज में है लोन टू अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड को लोन देगा। ठीक है, एमएसएमई के टारगेट ऑडियंस होते हैं, 40% पीएसएल लगेगा इन पे, एडिशनली 35% टू एनी पीएसएल कैटेगरी एज पर देयर विल, तो टोटल 75% हो जाता है। ठीक है, 40% जो है वो आरबीआई के कहने पे, आरबीआई जहां बोलेगा वहां पे, और बाकी के जो 35% है वो उनके विल पे होती है, लेकिन इसलिए इफेक्टिवली 75% पीएसएल लग जाती है। पेमेंट बैंक में प्रमोट करता है स्मॉल सेविंग, रेमिटांसेस टू माइग्रेंट लेबर्स एक्सेट्रा, लोन नहीं कर सकता बट इन्वेस्ट कर सकता है G6 में, टी बिल्स में, डिपॉजिट कर सकता है दूसरे एसटीबीज में एज पर आरबीआई नॉर्म्स। कैन इवॉल्व इनटू यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक, जो एसएफबी है वो इवॉल्व कर सकता है आफ्टर 5 साल आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे वन टैप लाइसेंसिंग सिस्टम का यूज करके। और जो पेमेंट बैंक है वो एसएफबी हो सकता है 5 सालों के बाद। होलसेल बैंक क्या होता है? नॉट येट, अभी फॉर्म तो नहीं हुई है, लेकिन वो लेस देन 10 करोड़ का डिपॉजिट नहीं लेगा, इसलिए वो होलसेल बैंक हो, बहुत ज्यादा पैसे में डील करेगा। थर्ड पार्टी लाइसेंसिंग क्या होती है? बैंक डू नॉट नीड टीपैप विद एनपीसीआई टू प्रोवाइड यूपीआई, लेकिन जो गूगल पे, फोन पे वगैरह है उनको चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप के पास भी टीपैप है। वॉल्यूम कोटा ट्रांजेक्शन लिमिट होती है एनपीसीआई की। टीपैप गेट अ पार्टनर बैंक, मतलब उसमें एक पार्टनर बैंक को आपको लेना पड़ता है। जैसे अभी पेटीएम ने अपनी बैंक की लाइसेंस खोने के बाद एचडीएफसी के साथ टाई अप करी है कि हमें यूपीआई को यूज करने के लिए हम आपके साथ टाई अप कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी एक्सेस लाइसेंसिंग होती है। ठीक है, अभी एचडीएफसी की और पेटीएम की बनी है। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? एक शेयर होल्डर का एक वोट होता है। ठीक है, इसमें कुछ लोग मिलके बैंक बनाते हैं। चीपर लेंडिंग रेट्स होती है कमर्शियल बैंक से। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा ये सब में बहुत ज्यादा बनता है। रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है, नबार्ड है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एट यूनियन स्टेट है। इस पे सीआरआर, एसएलआर, बेसल तीनों लगता है। पीएसएल इस पे खासा रिक्वायर्ड नहीं है,
एक्सेप्ट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। रूरल में तो रिक्वायर्ड है ही नहीं, अर्बन में 75% है। प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटी बहुत ही डिस्ट्रिक्ट लेवल का है ये। टैक्स इस पे कोई CRR SLR नहीं लगता है, ये रजिस्ट्रार के द्वारा रेगुलेट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कमर्शियल SBI या एक्सिस बैंक में RBI का रेगुलेशन है, हाँ है। यूनियन का नहीं है, स्टेट का नहीं है। कोऑपरेटिव जो रूरल है उसमें RBI का है और स्टेट का है, ट्रू। कोऑपरेटिव जो अर्बन है उसमें RBI का है और स्टेट का है, ट्रू। कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट में RBI और यूनियन का है। इसको डुअल सुपरविजन मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये चल रही थी कि RBI के रेगुलेशन शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे है, यूनियन की नहीं है। कोऑपरेटिव में रूरल में RBI की है सिंगल, और मल्टी स्टेट के केस में स्टेट की होगी या फिर यूनियन की होगी उस हिसाब से। अर्बन में RBI की रेगुलेशन है और स्टेट की हो, लेकिन उसको बाद में हटाया गया। ठीक है, अब यूनियन जो है कोई भी कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है, तो अर्बन कोऑपरेटिव को ही RBI रेगुलेट करेगा। यूनियन डज नॉट रेगुलेट एनी ऑफ देम। रूरल पे RBI प्लस नाबार्ड का फोकस रहेगा, RBI और नाबार्ड दोनों रहेंगे। ठीक है, रूरल कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए हम स्टेट कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव और रूरल डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं या लैंड बैंक्स के पास जाते हैं। शॉर्ट टर्म्स के लिए क्या है हमारे पास, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, फिर पैक्स है जो कि एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है। ठीक है, उस पर कोई SLR CRR नहीं लग रहा। ठीक है, लेकिन बाकियों पे जो लगता है वो स्टेट बॉन्ड्स में पार्क्ड होता है और नाबार्ड उसको फंड कर रहा होता है। अब देखेंगे हम कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की बात कर लेते हैं। ये यूटिलाइज नहीं हो सकते रियल एस्टेट एक्टिविटीज में, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल पर्पसेस, रिपेमेंट ऑफ रुपीज या लोन्स, इन सारी चीजों के लिए नहीं यूज हो सकते। अब AIFI देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे 5 ही दिख रहा है, एक NABFID भी है, वो मैंने इंक्लूड नहीं करी है, कमेंट में मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। करेंटली 5 है, एक्सिम, नाबार्ड, NHB, SIDBI और NABFID। ये फंक्शन कैसे करते हैं, इनकी ये बॉन्ड इशू करते हैं मार्केट में, लोन लेते हैं RBI से, गवर्नमेंट से, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा से। ठीक है, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेते ये। प्लस एसेट्स क्या है, ये लोन देंगे दूसरे बैंक्स को, NBFCs को लोन देंगे और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं लार्ज कंपनीज में। ठीक है, एंड यूजर्स को इनडायरेक्टली लोन देते हैं। अभी क्यों लोन देते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और इन्हें डिफरेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज करनी है, जैसे रोड को फंड करना हो गया या फिर किसी खास एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करना हो गया। उस बेसिस पे सबसे पहले एग्जिम बनती है। ठीक है, 100% ओन्ड है GOI के द्वारा, अलाउड फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। नाबार्ड है 100% ओन्ड बाई गवर्नमेंट है। रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड अगर PSL नहीं होती तो इसी के रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड में जाती है। इनडायरेक्ट लेंडिंग करता है फार्मर्स को, नॉट डायरेक्ट लेंडिंग। ठीक है, नाबार्ड थ्रू कोऑपरेटिव बैंक्स करता है। तो इमीडिएट रेगुलेटर है कोऑपरेटिव बैंक्स प्लस RRBs का। RBI जो है अल्टीमेट रेगुलेटर होता है। NHB क्या, नेशनल हाउसिंग बैंक है, 1988 में बनता है। रेजिडेक्स इंडेक्स करता है ये। नेशनल हाउसिंग इंडेक्स जो है वो RBI करता है, ये रेजिडेक्स इंडेक्स निकालता है। ठीक है, ये भी लोन देता है हाउसिंग लोन कंपनीज को, जैसे DHFL, मुथूट हाउसिंग ग्रुप, ये सबको लोन देता है। RBI का जो शेयर था वो ओनरशिप का वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया। SIDBI 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, लेकिन प्रेजेंटली IDB, SBI, LIC, PSB इंश्योरेंस कंपनी उसको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, SIDBI के अंदर ही मुद्रा लोन भी मिलता है। AFI बैंक्स नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन वो दूसरों को लोन दे सकते हैं, मतलब दूसरे इंस्टीट्यूशंस को, इसलिए उन पे CRR SLR बेसिल 3 नॉर्म्स नहीं लगते हैं। फंड मोबिलाइजेशन का बहुत ज्यादा काम है इनका।
अब फाइनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट थोड़ा देख लेते हैं, मतलब ये आगे भी हमें मिलेंगी चीजें। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट जो लेस देन 1 ईयर है और कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है। प्राइमरी डीलर क्या होता है? जो बॉन्ड सिक्योरिटी जीसेक्स में ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे डील करता है आरबीआई के साथ, वो प्राइमरी डीलर। और सेकेंडरी डीलर क्या है? जो मार्केट में ट्रेडिंग करता है। ठीक है। तो प्राइमरी डीलर्स 21 हैं, 14 बैंक, 7 नॉन बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक और एनबीएफसी के बीच का डिफरेंस देख लेंगे। कमर्शियल बैंक जो कंपनी एक्ट में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बनता है, और एनबीएफसी कंपनीज एक्ट के तहत सुपरविजन आरबीआई का है। और एनबीएफसी में वैरी करेगा, म्यूचुअल फंड है तो सेबी करेगा, इंश्योरेंस वाला है तो योडाई करेगा। एंट्री कैपिटल 500 करोड़ की पेड अप कैपिटल है। यहाँ पे 5 करोड़ माइक्रो फाइनेंस के लिए, 2 करोड़ अदर्स के लिए, 200 करोड़ फॉर री इंश्योरर एटसेट्रा। डिपॉजिट्स, ये टाइम डिमांड डिपॉजिट दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं। डिपॉजिट जो है वो इंश्योर किया जाता है डीआईसीजीसी के अंतर्गत। तो ये केवल डिपॉजिट टेकिंग नहीं है ये, लेकिन कुछ एनबीएफसी हैं जिसको आरबीआई ने क्लासिफाई करा है, वो एनबीएफसी डी के तरह बिहेव करते हैं। केवल टाइम डिपॉजिट ले सकता है एनबीएफसी, और इश्योर्ड नहीं है और चेक भी नहीं इशू कर सकता है। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट नहीं इशू ले सकता है ये एनबीएफसी, केवल टाइम डिपॉजिट लेगा। अब इंश्योरेंस है वो टाइम ही डिपॉजिट में है कि 20 साल के बाद आपको इंश्योरेंस मिलेगी। बैसल नॉर्म्स ऐसे सारे एनबीएफसी पे नहीं लगती है। इन्वेस्टमेंट क्या है कि आरबीआई के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं कमर्शियल बैंक, और जो एनबीएफसी हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जनरली। लोन रेट क्या है? आरबीआई का मेथोडोलॉजी डिटरमाइन करेगा, लेकिन जो इनके लोन रेट्स होते हैं एनबीएफसी के, वो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करते हैं। रिकवरी क्या है? लोन रिकवरी होगा तो वो सरफाइसी के अंतर्गत होगा, और एनबीएफसी के पास सरफाइसी जैसा कोई खासा पावर नहीं है। अब ये एक क्लासिफिकेशन है, थोड़ा फोकस करके हमें देखना है। रेगुलेटर किसके कौन से हैं? आरबीआई एसेट फाइनेंशियल कमीशन के, लोन कंपनी का, इन्वेस्टमेंट कंपनी का, ये सारी चीजों का है। सीआईसी का, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का। ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का भी है। एनएचबी का था, लेकिन पावर उसको आरबीआई को मिल गया है। सेबी का देखेंगे, सेबी शेयर ब्रोकर्स को रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड को, रीट्स को, इन्वेट्स को, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को, वेंचर कैपिटल फंड्स को। ठीक है। इरडा जो है इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी, एनआईएससीएल एटसेट्रा को। पीएफआरडीए, ईपीएफओ, एक्सेप्ट ईपीएफओ और कुछ और को छोड़ के सारे पेंशन फंड्स को करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो वो निधि कंपनीज को काम उस पर रेगुलेट करता है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को, चिट फंड्स को। ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में आरबीआई प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। अब एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर है, ये सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और इवन पेमेंट के रेवेन्यूज भेजेगा और इंफॉर्मेशन को भी इकट्ठा करेगा, सो दैट आगे क्रेडिट लेंडिंग वगैरह में काम आए वो इंफॉर्मेशन, रिस्क को असेसमेंट करने के लिए। एनबीएफसी क्लासिफिकेशन डिपॉजिट टेकिंग हो सकता है तो एनबीएफसी डी होगा, एनबीएफसी एनडी होगा नहीं लेगा तो सीआरआर एप्लीकेबल नहीं है, इस पे केवल एसएलआर एप्लीकेबल है एनबीएफसी डी पे। हम देखेंगे ना कि हम जनरली देखते हैं कि जिसपे भी जो भी कमर्शियल बैंक है उस पर सीआरआर एसएलआर लगता है, लेकिन जो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग है उस पर केवल एसएलआर लगेगा और सीआरआर नहीं लगेगा। ठीक है। और एनबीएफसी एनडी है तो उन पर कुछ लगेगा ही नहीं। इनऑपरेटिव अकाउंट अगर वो 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी और कोई पेनाल्टी नहीं होगा, इंटरेस्ट लगता रहेगा, और अगर 10 साल तक अनक्लेम डिपॉजिट वैसे ही रह गए तो आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में चला जाएगा, और दोबारा अगर आपको रिट्रीव करना है तो उद्गम पोर्टल के थ्रू आपको जाना पड़ेगा रिट्रीव करने। अब कुछ एनबीएफसीज हैं वो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, पहले को ब्रांडेड कार्ड्स इशू करते थे किसी और बैंक के साथ मिलकर। अब बैंक बर्निंग इश्यूज देख रहे हैं।
ठीक है, इसमें डिफर्ड टैक्स एसेट्स ऑफ बैंक्स पहले देख लेते हैं। गुड लोन पे पहले प्रॉफिट हमें आती है, लेकिन बैड लोन का प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं आएगा। तो जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को मतलब मान लीजिए कि रिटर्न कर दिया गया और राइट ऑफ कर दी गई, क्योंकि वो चीज तो भाग गए। तो इसी को डिफर्ड टैक्स एसेट्स कहते हैं, जो लोन्स हमें मिले नहीं और हमने अपने प्रोविजनिंग के थ्रू से राइट ऑफ किया। अब बर्निंग इश्यूज में और देखते हैं कि टीजर लोन्स क्या होता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन का छोटा छोटा आपको 2% पर मंथ दिखा दे और सालाना वो 24% है, तो आपको 2% देख के आपने लोन तो ले लिया, लेकिन अब 24% वो दिखेगी 1 साल के बाद, तो यू विल बी शॉक्ड। ठीक है, सब प्राइम क्राइसिस क्या थी, यूएसए में बहुत सारे लोन पेपर्स क्रिएट कर दिए गए थे और उस बोरोवर की उतनी कैपेसिटी ही नहीं थी टू रिपे। आईएलएफएस का सीन था ये। ज़ॉम्बी लेंडिंग क्या है कि जब एक वीक बैंक लोन देते रहता है टू, और मतलब वीक बैंक लोन देते रहता है टू कैटेगरीज, लाइक जैसे कोई बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज कंपनी है या घाटे की कंपनी है, उसे ज़ॉम्बी लेंडिंग कहते हैं। ओवर लेवरेज कंपनी क्या मतलब होता है, वो इतना पैसा वो बोरो कर चुका है कि उसके पास एबिलिटी ही नहीं है रिपे करने की। डी लेवरेजिंग क्या होती है, वही उनकी जो एबिलिटी है उसको रीगेन करना। अगर जो भी उन्होंने लोन लिया है उसको लोन की प्रोविजनिंग करके या उसको चुका के लोन रिडेम्पशन करा के उनको डी लेवरेज करना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, इफ कंपनी अर्निंग इतना तो कितना इंटरेस्ट वो पे कर पाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एसेट्स देखते हैं। इसका कोड है साइनूसॉइडल, अगर ऐसे याद करें तो लाइक SINSDL। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड एसेट्स क्या है जब लोन बराबर रिपे हो रही है। एनपीए क्या है कि अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू हो गया 90 दिन तक या उससे ज्यादा, तो वो एनपीए में आ जाता है। ठीक है, तो एनपीए है। तो अब एनपीए में क्या है कि एग्रीकल्चर लोन्स के लिए काउंट करते हैं हम एनपीए की। अगर क्रॉप सीजन काउंट हुआ, उस क्रॉप में वो सीजन पास कर गया, तब वो एनपीए है। क्रॉप लोन जो ली गई थी और वो सीजन पास हो गई और किसी ने पेमेंट नहीं करी, तब वो एनपीए है। सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, एनपीए में 12 महीना जोड़ दीजिए। डाउटफुल एसेट क्या है, सब स्टैंडर्ड में 12 महीना जोड़ दीजिए। फिर लोन एसेट क्या है, व्हेन आरबीआई और बैंक ऑडिटर सेज लिटिल और नो सैल्वेज वैल्यू, मतलब लॉस एसेट क्या है कि अब वो लौटेगा नहीं। आरबीआई क्या देखे भी ये तो लौटने से रहा, जैसे विजय माल्या वगैरह लेके भागे, वो लौटने से रहा। प्रोविजनिंग क्या है, बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू सेट असाइड सम फंड अगेंस्ट द एनपीए टू कवर लॉसेस। अच्छी बात है। ग्रॉस एनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग इक्वल टू नेट एनपीए। सीधी सी बात है, ग्रॉस से अगर हमने प्रोविजनिंग हटा दी तो नेट एनपीए मिल गई। हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड एसेट्स बिकमिंग एनपीए, तो भी कैसे याद पता करते हैं हम। सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट है जिसका लोन चल रहा है, एसएमए हो जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। 30 दिन तक आपने लोन नहीं दिया तो एसएमए 1 होगा, 60 दिन तक नहीं दिया गया तो एसएमए 2 होगा, और 90 दिन तक नहीं दिया गया तो एसएमए 3 होगा। वही एनपीए के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, वही एनपीए काउंट होने लगेगा। उसके बाद वो सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाएगा एनपीए प्लस 12 महीने पे, और सब स्टैंडर्ड एसेट में और 12 महीने जुड़ गए तो वो डाउटफुल एसेट हो जाएगा, और उसके बाद और 12 महीने या 10 दिन भी गुजरे तो वो लॉस एसेट की तरह काउंट होता है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या है कि अब मान लीजिए कि माल्या पे एग्जाम्पल है, एसबीआई की लोन है, माल्या को इंटरेस्ट 15% मिल रही है 15 साल तक, तो एसबीआई ने लोन दिया 12% कर दिया और 20 साल तक आप चुकाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हेयर कट क्या है, एटलीस्ट कुछ पेमेंट तो दीजिए, तो बैंक कुछ लॉस सह लेगी, उसी को हेयर कट कहते हैं। लेकिन एक बार में ये होता है, बार बार नहीं की जा सकती। तो ये थोड़ी टाइमलाइन है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल 1993 में आई थी। ठीक है, स्टैट्यूटरी है ये भी, सरफाईसी 2002 में आती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसके अंतर्गत बनती है। फिर पीजन एक्ट कमेटी है, फिर 2015 में इंद्रधनुष प्लान आता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो आता है, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात की जाती है। फिर 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आ जाता है, 2017 में रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स आते हैं, 2018 में प्रोजेक्ट सशक्त आता है, और 2021 में NARCL आता है।
तो सरफासी एक्ट लगती है, एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं लगेगी पहली बात तो, और केवल सिक्योर्ड लोन्स पे लगेगी जिसमें कोलैटरल आपने दिया है। विदाउट कोर्ट ऑर्डर आपका मॉर्टगेज कर सकता है, प्लेस कर सकता है, ठीक है। लोन राइट ऑफ क्या है, ये काउंटिंग एक्सरसाइज है। हमने लोन वापस लेने की जो राइट है वो नहीं छोड़ी है, लेकिन हमने अपने प्रोविजनिंग मनी से उस लोन को अपने अकाउंट से ऑफ कर दिया है। अब DICGC क्या करती है कि कवर करती है 5 लाख तक का डिपॉजिट अगर डिफॉल्ट हो जाए तो, उससे ज्यादा का नहीं। अगर 50 करोड़ भी है तो 5 लाख ही देगी आपको अगर बैंक फेल हो जाए तो। क्रेडिट अप्रेजल क्या है, मूल्यांकन करना होता है, मतलब जज करना होता है कि किसी इंसान के पास कितने पैसे हैं और कितना कोलैटरल है, उस बेसिस पे उसको लोन देना, उसी को क्रेडिट अप्रेजल कहते हैं। ई-क्रेडिट पोर्टल से जो है मॉर्टगेज किए जा सकते हैं या प्रॉपर्टी सेल किया जा सकता है RBI द्वारा। सरफासी एक्ट 2002 देख रहे हैं हम। नरसिम्हन कमेटी 1 ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल लाया, उसके नरसिम्हन 2 ने बोला तो सरफासी एक्ट आया 2002 में, ठीक है। लेंडर कैन अटैच द एसेट विदाउट कोर्ट ऑर्डर, दे कैन ऑक्शन सेल, दे कैन चेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। एप्लीकेबल नहीं है एग्रीकल्चर लोन्स पे, अभी मैंने बात करी। लेंडर कौन कौन हो सकते हैं, HFCs हो सकते हैं, सिलेक्टेड NBFCs हो सकते हैं, ये सारे लोग। बैंकिंग जो है यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट IB कोड देख लेते हैं। IB कोड के अंतर्गत कुछ चीजें हैं। राइट टू बोरोवर अंडर सरफासी एक्ट 2002, इसमें क्या है, राइट टू एम्पल नोटिस, नोटिस दे के ही हटाया जाए। राइट टू बी हर्ड, फेयर वैल्यू के लिए। राइट टू बैलेंस प्रोसीड्स, मतलब जो पैसे बच रहे हैं उसके लिए उसको मिलनी चाहिए। ह्यूमन ट्रीटमेंट की राइट है सरफासी के अंतर्गत। EMI क्या है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है। और बुलेट रिपेमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक ही बार अंत में दे दिया जाए। IB कोड क्या है, 2016 में आती है कि इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म या कंपनी जो रिपे नहीं कर सकते हैं बिजनेस लोन्स को, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के थ्रू जाते हैं। वो या तो DRT में चले जाएंगे या NCLT में चले जाएंगे, उसके थ्रू IB कोड लगेगा उनके ऊपर। ये सारे उन कंपनीज पे लगता है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत हैं और LLP एक्ट के अंतर्गत लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की कंपनी बना रखे हैं या फिर पार्टनर कंपनी है। ये बैंक्स के लिए अवेलेबल नहीं है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी के अवेलेबल नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है IB कोड। बोरोवर अगर कंपनी है तो वो NCLAT में जाएगा, ठीक है, और वहां से वो IB कोड में अपील करेगा। कोड है एक तरीके का, ये एक लॉ है। इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म है, वो DRT में जाएगा अंडर सरफासी एक्ट, ठीक है। कौन एलिजिबल नहीं है INB रेजोल्यूशन के लिए, विलफुल डिफॉल्टर एलिजिबल नहीं है। बोरोवर अकाउंट अगर NPA है 1 साल से ज्यादा तो एलिजिबल नहीं है। तीन 330 दिन के अंतर्गत रेजोल्यूशन दे देने की बात की गई है। CPACE पोर्टल क्या है, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, नहीं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगा CPACE पोर्टल। मैं चेक करके बताता हूँ आपको। एंड SEBI के थ्रू नहीं है ये। रिड्यूस करता है रजिस्ट्री का जो टाइम है उसे, और हैसल फ्री फाइलिंग, टाइमली एंड प्रोसेस बाउंड स्ट्राइकिंग ऑफ फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन के लिए ये हेल्प करता है। INB कोड रिफॉर्म्स आया था। मिनिमम लोन अमाउंट टू रजिस्टर केस पहले 1 लाख था, अब 1 करोड़ पे लगेगा। IB का बोर्ड बनाया गया, IBBI स्टैट्यूटरी बोर्ड है, 5 साल 65 साल के लोग हैं इसमें।
अब दो तरीके के इसमें आते हैं तरीके आईबीसी में रेजोल्यूशन के। एक प्री पैकिंग होती है फॉर एमएसएमईज और 10 लाख प्लस के हों, और एक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी होती है जिसमें वो क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल है। ये जो प्री पैकिंग है ये डेटर इन कंट्रोल मॉडल होता है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ये क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल है। बैंक इसके लिए एनसीएलटी को रेजोल्यूशन जाएगा और वहां से बोरोवर रेडी नहीं है 100% लोन देने के लिए, लेकिन 80%, तो फिर वो चीज स्विस चैलेंजर के थ्रू रिजॉल्व होती है। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्या है कि हमने इसके लिए कोई लॉ तो बनाया नहीं है, लेकिन हम लोग इसके लिए इंजेती श्रीनिवास कमेटी बनाया है जो अंकटाड के बेसिस पे कह रही है कि इस तरीके से हम क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को ठीक कर सकते हैं। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या है? इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री चल रही है अभी, तो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री लाया गया आरबीआई के द्वारा। वो पता करता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। क्रेडिट इन्फो कंपनीज हैं, रेगुलेट की जाती है 2005 के एक्ट के अंतर्गत। आरबीआई रेगुलेट करता है। इसमें कौन कौन है? क्राइसिल है, केयर है, फिच है, इकरा है, ब्रिकवर्क रेटिंग है, स्मेरा है। आरबीआई की खुद की पोर्टल है CRILC, जो लोन देती है 5 करोड़ के ऊपर वालों के बारे में पता करती है, बताती है, इन्फॉर्मेशन देती है। IBPI की पोर्टल है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ये इंसॉल्वेंसी बोर्ड्स ब्यूरो की पोर्टल है। क्रेडिट इन्फो कंपनी जो आरबीआई की, ये इंडिविजुअल बोरोअर्स के बारे में बात करता है जो 5 करोड़ से ज्यादा का लोन लिए हुए हैं। ये आरबीआई रेगुलेटेड है, CICs, जिसमें हम क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक करते हैं। IBPI जो है इसकी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी स्कीम लार्ज कॉर्पोरेट के बारे में बात करती है। आरबीआई की CRILC स्कीम है, ये भी लार्ज कॉर्पोरेट की बात करती है। और इंडिविजुअल बोरोअर्स तो हो सकता है 5 करोड़ से कम की भी लोन ले, लेकिन इनका 5 करोड़ का लोन होना जरूरी है। आरबीआई की पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री भी है, इसमें ये सारी चीजें सब जो 5 करोड़ से कम या 5 करोड़ से ज्यादा कोई ब्रांडिंग और ब्रैकेटिंग नहीं है, उससे कम के लोग को भी कवर किया जाता है। PSBN क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक का नेटवर्क है एक। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या है? ये ग्लोबल आधार है फॉर कॉर्पोरेट बोरोअर्स। अब ये इंडिया से बाहर जो बोरोइंग कर रहे हैं उनके लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक कोड दी गई है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मूडी, फिच, S&P फैक्टर क्या इंक्लूड करता है? पर कैपिटा इनकम देखता है, जीडीपी ग्रोथ देखता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखता है, एक्सटर्नल डेट की स्थिति देखती है कंट्री की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देता है और हिस्ट्री ऑफ डिफॉल्ट देखता है। उस बेसिस पे लोन्स वगैरह देता है। बैड बैंक है IRDCL, NARCL। फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है 2018 में आया था, जो 100 करोड़ से ज्यादा का इकोनॉमिक ऑफेंस करके भागा हुआ है। स्पेशल प्रिवेंशन है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। कोर्ट ऑर्डर 6 वीक के अंतर्गत से अपील होने का ऑर्डर दे सकता है। इसके खिलाफ और अपील जो HC और SC में ही है। DICC क्या है? 1961 में 100% ओन्ड आरबीआई एंटिटी है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। कंपल्सरी है बैंक को इंश्योरेंस खरीदना इसके अंतर्गत, ठीक है। इंश्योरेंस 5 लाख तक के डिपॉजिट का होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। NBFC इसके लिए कवर्ड नहीं है DICGC में। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क अक्सर हम सुना करते हैं, जो पेटीएम पे लग गई थी। आरबीआई मॉनिटर करता है सारे बैंक्स को और कुछ पैरामीटर्स होते हैं, एनपीए, बेसल वगैरह, ये सारी चीजें देखता हुआ अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो ब्रांच बढ़ाना या और लोगों को ऑनबोर्ड लाना ये सब बंद कर देता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत ये एम्पावर्ड है डायरेक्ट एक्शन के लिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगी थी। नेक्स्ट बेसल नॉर्म्स देखेंगे। बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्क वेटेड एसेट्स, ये बेसल नॉर्म्स है, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एडिशनल कैपिटल इज कॉल्ड रिकैपिटलाइजेशन, इसके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड भी लेके आता है, रिकैप बॉन्ड्स।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि बैसल 1 आई थी 1988 में, बैसल 2 2004 में आई है और बैसल 3 2011 में आई है। ठीक है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 8% बोला गया था बैसल में, लेकिन आरबीआई ने 9% रखी है और अभी हमारा 16% के आसपास कवरेज है, तो हम बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं। और कैपिटल कंजर्वेशन बफर है वो 2.5% होना चाहिए। अब बैसल कैपिटल्स के बारे में देखते हैं। टीयर 1 कैपिटल या कोर कैपिटल है और टीयर 2 कैपिटल है। टीयर 1 कैपिटल में कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल है और एडिशनल टीयर 1 या 81, इसी पे 81 बॉन्ड्स भी जाहिर होते हैं और प्रेफरेंशियल शेयर भी कहते हैं इनको। टीयर 2 में बॉन्ड और डिबेंचर्स है और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड और शेयर्स वहाँ पे होते हैं। ठीक है। तो बैंक की जो टोटल जो कैपिटल होती है उसमें शेयर्स प्लस इक्विटी प्लस डिपॉजिट होता है। ठीक है। ये बॉन्ड, डेट, कैपिटल, ये सारी चीजें हैं। और फिर एसेट्स हैं, सीआरआर, एसएलआर, गुड लोन्स, बैड लोन्स, ये सब एसेट्स हैं। जब बैंक बिग क्राइसिस में होता है तब 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर देता है, क्योंकि 81 बॉन्ड्स होल्डर को मनी नहीं मिलती है, केवल इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है और कभी भी प्रिंसिपल लौटाने की बात नहीं होती इसमें। तो बैंक बहुत ज्यादा लॉसेस करेगा तो 81 की लायबिलिटी को राइट ऑफ कर सकता है और बॉन्ड जो कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर में, जिस प्रोसेस को कहते हैं बेलन। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाता है तो रिस्क वेटेड रेशियो भी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज कॉस्ट होता है और एक्सपेंसिव हो जाता है वो कंज्यूमर्स के लिए, और डिमांड कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन भी उसी तरीके से कम हो सकती है। 81 बॉन्ड्स है वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, कोई भी इनकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, जब बैंक को पे करनी होती है इंटरेस्ट फॉर इनफाइनाइट टाइम और प्रिंसिपल कभी भी रिटर्न नहीं होगा। लोन कवरेज रेशियो बेसिल 3 में ही है। रेजिलियंस टू लिक्विड स्टॉक्स। ठीक है। लोन कवरेज रेशियो क्या करता है, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बढ़ाता है हमारे लिए। एलसीआर अप्लाई होता है बैंक के लिए जिसके पास 250 बिलियन टोटल एसेट्स हैं। स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ करा सकता है, क्योंकि लोन कवरेज रेशियो क्या है कि आपको उतने पैसे दबा के रखने ही है, जब जितने ज्यादा कम पैसे अवेलेबल होंगे आपके पास लोन देने के लिए, उतनी ही कम आप इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबी, इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो डेट निकाला जाए या तो इक्विटी निकाला जाए। तो नए शेयर इशू किया जाए और उससे आप लोगों से लोन ले सकते हैं शेयर बेच के। और डेट बॉन्ड्स में क्या है, बॉन्ड इशू कीजिए, इन्वेस्टर हाई इंटरेस्ट मांगेगा, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम थी। तो गवर्नमेंट आया लाइन में, बोला कि हम हेल्प करेंगे, स्मॉलर बैंक्स को मर्ज किया, प्राइवेटाइज किया, रिकैप बॉन्ड्स लेके आया और हेल्प किया इन लोगों को इंद्रधनुष प्लान के तहत। जीरो कूपन बॉन्ड्स मैंने पहले ही बता रखी है कि इशूड होते हैं डिस्काउंट फ्रॉम फेस वैल्यू और रीपरचेज किया जाता है फेस वैल्यू पे ऑन मैच्योरिटी। कूपन बॉन्ड जीरो होता है इनका। और फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज में ईज फ्रेमवर्क लेके आया पीएसबी के लिए। ये आईएलएफएस का केस है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शैडो बैंक कौन से बैंक होते हैं, सर्टेन कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी विच कमांड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड परफॉर्म फंक्शंस लाइक बैंक बट नॉट फुली अंडर आरबीआई कंट्रोल, वो शैडो बैंक होते हैं। अब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, एसएफआईओ, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, ये सारी चीजें बनाई गई। आरबीआई की इनकम का सोर्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन जीसेक्स दैट आर नॉट सोल्ड इन ओएमओस, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन जीसेक्स, फॉरेन का जो जीसेक हम दबा के रखे हैं वो, लोन गिवन टू अदर बैंक या एनबीएफसी जो दिए वो, या फिर सीनियरेज, पैसा प्रिंट करने से जो हमें वैल्यू हुआ, क्योंकि 1 या 2 रुपए लगती है पैसे को प्रिंट करने में और उसका वैल्यू 2000 होता है, तो इस तरीके से सीनियरेज बहुत मिलती है आरबीआई को। डिमोनेटाइजेशन में ब्लैक मनी को हटाया गया तो आरबीआई की लायबिलिटी कम हो गई, तो उससे उसे बेनिफिट हुआ। आरबीआई कैन नॉट बाई इन प्राइमरी मार्केट फॉर डेट फाइनेंसिंग of government but can do it in secondary market by OMO under FRBM। ठीक है।
तो प्राइमरी मार्केट में जाके नहीं आरबीआई खरीदता है, आरबीआई सेकेंडरी मार्केट में जाके बॉन्ड्स खरीदता है और डेट फाइनेंसिंग कर देता है गवर्नमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।